हाय। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ईसीजी के बारे में। इस वीडियो के आखिरी तक आपको 99.9% ईसीजी देखनी आ जाएगी। आप एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे। एक्सपर्ट बनने के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत बहुत पड़ेगी। और इस वीडियो को देखने के लिए और समझने के लिए आपको 10th क्लास तक की बेसिक साइंस की नॉलेज होना जरूरी है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है। याद नहीं है तो भी काम चलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ईसीजी, जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम। अब नाम में ही पूरा मतलब छुपा है। हार्ट यानी कि कार्डियो, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखना, विजुअलाइज करना, ग्राफ बना के देखना यानी कि ग्राम। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखने के तरीके को या प्रोसेस को ईसीजी बोला जाता है। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल कैसी होती है और हार्ट में कैसी होती है, आप ये समझो। मान लो ये घर में आपके पंखा लगा हुआ है। इस पंखे में कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही होगी, करंट आ रहा होगा। यहां पे ऑन ऑफ का स्विच है, ये आप ऑन करोगे तो ये जो पंखा है ये घूमेगा। ये जो पंखा घूमा इसको बोला जाता है मैकेनिकल एक्टिविटी। और ये जो करंट यहां से फ्लो करके गया, जिसके रिस्पॉन्स में पंखा घूमा, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। ऐसा ही हमारा हार्ट होता है, जिसमें 4 चेंबर्स होते हैं। और इन 4 चेंबर्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के लिए ऐसा एक वायरिंग का नेटवर्क होता है और ऐसी कुछ वो दिखता है। ये जो वायरिंग का नेटवर्क है, इसका नाम होता है एसए नोड, जो कि नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कहलाया जाता है। अगर ये खराब होता है तो आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाने की जरूरत पड़ती है। एसए नोड के बाद होता है एवी नोड। एवी नोड के बाद होता है बंडल। ये बंडल ऑफ हिज भी कहलाया जाता है। बंडल के बाद होती है बंडल की ब्रांच, लेफ्ट में और राइट में बंडल ब्रांच। और लास्ट में जो ये फाइबर्स जैसे दिख रहे हैं, जो सबसे लास्ट के तार होते हैं हार्ट के, इनको बोलते हैं पर्किंजे फाइबर्स। तो हार्ट की वायरिंग का ये नाम होता है एसए नोड, एवी नोड, बंडल, बंडल ब्रांच और पर्किंजे फाइबर। अब जब इसके थ्रू करंट फ्लो करेगा तो हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी होगी। हार्ट की मैकेनिकल एक्टिविटी का मतलब होता है हार्ट की वॉल्स यानी हार्ट की जो दीवारें हैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, तो हार्ट धड़कता है। तो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी और मैकेनिकल एक्टिविटी जैसे बिल्कुल वैसी ही है जैसे नॉर्मली हम लोग अपने घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, पंखा, ट्यूबलाइट, किसी भी चीज में देखते हैं। अच्छा, अब जब ये ग्राफ बना के हम देखते हैं तो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें ये जीरो पोटेंशियल लाइन है। अब आप ध्यान दो, या तो इसके ऊपर जा रहा है ग्राफ, या फिर जैसे ये ऊपर जा रहा है, या फिर ग्राफ नीचे जाता है जैसे ये नीचे जा रहा है। तो ये ऊपर और नीचे क्यों जाता है ये समझते हैं। कभी भी अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई भी चीज फ्लो करती है, यानी कि अगर आप ग्राफ पढ़े होंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कोई चीज जाएगी तो वो हमेशा एक पॉजिटिव डिफ्लेक्शन यानी कि ऊपर की तरफ आपको रिप्रेजेंट करेगा ग्राफ में। और अगर कोई भी चीज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है तो ये नेगेटिव दिखेगा। अब हमारी हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो रेस्टिंग फेज में, ये हार्ट की मसल रेस्टिंग फेज में अंदर से नेगेटिवली चार्ज होती है और बाहर से पॉजिटिव चार्ज होती है। अब जब रेस्टिंग फेज से ये कॉन्ट्रैक्ट करने की फेज में जाएगा, हार्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो ये सेम मसल के साथ क्या होगा, ये अंदर से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी और बाहर से नेगेटिव। ये जो रेस्ट से कॉन्ट्रैक्शन के बीच का फेज है, इसमें ये जो 2 पोल्स बने हुए थे, एक नेगेटिव पोल, एक पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव और पॉजिटिव पोल रिवर्स हो जाते हैं। नेगेटिव पोल पॉजिटिव बन जाता है और पॉजिटिव पोल नेगेटिव बन जाता है। इसलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जो पोल्स हैं ये रिवर्स हो गए, यानी कि डीपोलराइज हो गए। तो रेस्ट से कॉन्ट्रैक्शन के बीच में जो साइकिल चल रही है इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। और कॉन्ट्रैक्शन से वापस जब ये रेस्ट में आता है तो इसको बोल देते हैं रीपोलराइजेशन। तो ये डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन ये हार्ट की मसल के बीच में चलता रहता है जब वो रेस्ट और कॉन्ट्रैक्शन के बीच में ऑल्टरनेट करते हैं। यानी कि जब भी आप ये
पॉजिटिव डिफ्लेक्शन देखेंगे तो आप समझ जाइए कि जो हार्ट के ऊपर इतने सारे इलेक्ट्रोड्स लगा के रखते हैं और हाथ पे इलेक्ट्रोड्स लगा के रखते हैं, टोटल 10 इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं, तो उन इलेक्ट्रोड्स के बीच में जो करंट है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है। और जब भी आप ये नेगेटिव देखेंगे तो आप समझ जाइए कि ये पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। बहुत ज्यादा इसकी टेक्निकलिटी में जानने का कोई फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ईसीजी देखते वक्त ये काम नहीं आता है, इसकी बेसिक मोटी मोटी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं, नॉर्मल ईसीजी कैसा दिखता है। ये जो ग्राफ है ये हर ईसीजी के पीछे आपको मिलेगा, सारी ईसीजी इसी ग्राफ पे प्लॉट करी जाती हैं। इस ग्राफ में एक बड़ा स्क्वायर दिखेगा और इस बड़े स्क्वायर के अंदर होते हैं 25 यानी कि 25 स्मॉल स्क्वायर। अब अगर एक स्मॉल स्क्वायर पे हम लोग फोकस करें, यानी कि ये वाला, ये बड़ा स्क्वायर हो गया, और इस बड़े स्क्वायर के अंदर 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 टोटल 25 छोटे स्क्वायर होते हैं। एक अगर छोटे स्क्वायर पे फोकस करें तो ये 1 मिलीमीटर बाय 1 मिलीमीटर का होता है। अब ये जो 1 मिलीमीटर होता है ये रिप्रेजेंट करता है 0.04 सेकेंड्स को, यानी कि ये जो टोटल 5 हो गए ये 0.04 इंटू 5 मतलब 0.2 सेकेंड्स के बराबर हो गया। अब ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं या इसके बारे में इसलिए बात करते हैं कि मान लीजिए कोई वेव आई और ये 3 स्मॉल स्क्वायर की जितनी बड़ी है, ये ऐसी 3 स्मॉल स्क्वायर 1 2 और 3 के बराबर ये वेव है। तो ये जो वेव है 0.04 इंटू 3 स्मॉल स्क्वायर बराबर है, यानी कि ये 0.12 सेकेंड्स के बराबर है। अब 0.12 सेकेंड्स में फॉर एग्जांपल ये पी वेव है ईसीजी की, तो पी वेव 0.12 सेकेंड्स की नॉर्मली होती है। अब हम ये स्मॉल स्क्वायर गिन के पता करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी वेव का साइज बड़ा हो गया हो या छोटा हो गया। तो ये तो हो गया नॉर्मल एक ग्राफ कैसा दिखता है। अब नॉर्मल ईसीजी में एक 3 कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक होता है पी, एक होता है क्यूआरएस और एक होता है टी। अब ये जो पी क्यूआरएस और टी कॉम्प्लेक्स बनते हैं ये क्यों बनते हैं आपको मैं ये समझा देता हूं। नॉर्मल हार्ट के डायग्राम पे वापस आ जाते हैं। हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, सारा ब्लड पूरी बॉडी से और लंग्स से आता है एट्रिया में, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया। और राइट एट्रिया से लेफ्ट एट्रिया में जाने के लिए एट्रिया करते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो ये चला जाता है राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये जो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हुआ ये होता है पहला स्टेप। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या फिर एट्रिया का डीपोलराइजेशन। अब हम पढ़ चुके हैं कि जब कोई भी चीज रेस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो उसको बोला जाता है डीपोलराइजेशन। तो रेस्टिंग फेज से मसल कॉन्ट्रैक्शन में गई तो उसको हमने बोल दिया डीपोलराइजेशन हो गया एट्रिया की मसल्स का, और इस डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है पी वेव। अच्छा, अब जब सारा ब्लड आ गया वेंट्रिकल के अंदर एट्रिया से, तो यहां से लंग्स में जाएगा ब्लड, अलग पेन से बना देता हूं, लंग्स में जाएगा और आगे एओर्टा में जाएगा। तो ये लंग्स और एओर्टा में जाने के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो दूसरा स्टेप होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन, और वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन को आप वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन भी बोल सकते हो। इससे बनता है क्यू आर और एस का कॉम्प्लेक्स, यानी कि ये इसके ऊपर जो है ये पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, इसको बोलते हैं क्यू, ये आर और ये एस। तो ये आर वेव पूरी जो पॉजिटिव वेव है नॉर्मल जीरो पोटेंशियल लाइन यानी कि इस लाइन के ऊपर है उसको बोलते हैं आर, और उसके नीचे क्यू और एस। तो ये बन गया क्यू आर एस का कॉम्प्लेक्स। अब एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों कॉन्ट्रैक्ट तो कर गए, रिलैक्स भी करेंगे। तो एट्रिया प्लस वेंट्रिकल ये दोनों एक ही साथ रिलैक्स करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है वेंट्रिकल इतना बड़ा है कि एट्रिया का जो रिलैक्सेशन से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है वो छुप जाती है वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन की एक्टिविटी के पीछे, क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट एक ही साथ रिलैक्स करते हैं। तो वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन है
या फिर वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन को हम पढ़ चुके हैं, हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन से रिलैक्सेशन के बीच में हम कहते हैं इसको रीपोलराइजेशन होना। तो वापस आ जाते हैं अपने साइकिल पे कि वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन यानी कि रीपोलराइजेशन, जिसको ये नहीं याद रहता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन क्या कहलाता है, तो रिलैक्सेशन और रीपोलराइजेशन आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। अब वेंट्रिकल का जो रिलैक्सेशन है इससे बनती है टी वेव। तो एट्रिया का पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर एट्रिया वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा और फिर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों का रिलैक्सेशन होगा। तो इससे ईसीजी कुछ ऐसी बन जाएगी। ये एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और फिर वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन, यानी कि पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। इसमें ये पी वेव है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और ये जो लास्ट में टी वेव है ये है वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन। एट्रिया का भी रिलैक्सेशन होता है लेकिन ये टी वेव के पीछे छुप गया। नॉर्मल ईसीजी पढ़ने के बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव ये नॉर्मली कितनी देर में आ जाती हैं, यानी कि कितने सेकंड में आ जाती हैं। और ये भी पता होना चाहिए कि पी वेव और क्यूआरएस के बीच में कितना टाइम लगता है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से लेकर टी वेव के बीच में कितना टाइम लगता है। तो ये है पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव, पी, क्यूआरएस एंड टी। देखिए पी वेव होता है 0.12 सेकंड्स का। कई बार आपसे ये सवाल पूछ लिया जाएगा कि कितने स्मॉल स्क्वायर का होता है या कितने स्मॉल बॉक्सेस का होता है। तो जब तक आपको पता है 0.04 सेकंड का एक बॉक्स होता है तो आप ये कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि ये 3 स्मॉल स्क्वायर का होता है। लेकिन कभी भी आप कोई भी वैल्यू याद करेंगे ईसीजी की, वो हमेशा सेकंड्स में करेंगे। क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेट करने के लिए या टफ करने के लिए स्मॉल स्क्वायर में पूछा जा सकता है। स्मॉल स्क्वायर वैसे याद करने के लिए भी अच्छा है कि पी वेव 0.12 सेकंड याद करना थोड़ा टफ है और 3 स्मॉल स्क्वायर याद करना कंपैरेटिवली इजी है। लेकिन नॉर्मल जब भी कॉन्वर्सेशन में आप ईसीजी का रेफरेंस लेके बात करेंगे तो सेकंड्स में करेंगे। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है 0.08 से लेके 0.10 सेकंड्स का और टी वेव होती है 0.08 से लेके 0.12 सेकंड्स की। ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉर्सेट में भी पूछा गया है। अब आप यहां पे पी और आर के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं पी आर इंटरवल। ये जो पी आर इंटरवल है ये हमें बताता है कि पी मतलब एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल डिपोलराइजेशन से लेके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स यानी कि वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। तो एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन के बीच में कितना टाइम है। कभी कभार ये वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि एट्रिया के बाद वेंट्रिकल सही टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। पी आर इंटरवल में अगर आप पी वेव को हटा देंगे, मतलब खाली इधर से लेके इधर तक का डिस्टेंस नाप लेंगे, तो इसको बोल देते हैं पी आर सेगमेंट। ऐसे ही पी और क्यूआरएस के बीच का पता करेंगे और ऐसे ही बिल्कुल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव के बीच का पता करेंगे, यानी कि एस वेव की शुरुआत से लेकर टी वेव के खत्म होने के बीच के सेगमेंट को बोलेंगे एस टी इंटरवल। और एस वेव से इस एस टी इंटरवल से टी वेव हटा दें, अगर टी वेव की शुरुआत पे आ जाए तो इसे बोलेंगे एस टी सेगमेंट। तो एस टी इंटरवल और एस टी सेगमेंट में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें टी वेव इंक्लूड नहीं होती है एस टी सेगमेंट में, और अगर टी वेव इंक्लूड कर लिया तो उसे एस टी इंटरवल बोला जाएगा। और ऐसी पी आर इंटरवल और पी आर सेगमेंट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। इन दोनों के अलावा एक क्यू टी इंटरवल भी होता है, जो ये क्यू वेव है यहां से लेके ये टी वेव के बीच का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं क्यू टी इंटरवल। इनकी नॉर्मल वैल्यूज लिख लेते हैं। इनकी नॉर्मल वैल्यूज एग्जाम्स में काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछी जाती हैं। इसको याद करने का कोई तरीका नहीं है, ये लिख लिख के और रट्टा मार के ही याद करना पड़ता है। जब आप ईसीजी रूटीन में रेगुलरली देखने लगेंगे तो फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो आपको ज़बानी याद रहता है। तो पी आर इंटरवल, पी आर सेगमेंट का कोई खास सिग्निफिकेंस होता नहीं है, पी आर इंटरवल में ही बात करते हैं। पी आर इंटरवल होता है
0.12 से 0.20 सेकंड्स का, और पी आर सेगमेंट होता है 0.06 से लेके 0.12 सेकंड्स का। ये हो गए पी आर इंटरवल और पी आर सेगमेंट। इसके बाद एस टी इंटरवल, एस टी इंटरवल की वैल्यू हमें याद करने की जरूरत नहीं है। एस टी सेगमेंट की वैल्यू होती है 0.08 से 0.12 सेकंड। और जो ये क्यू टी इंटरवल है, क्यू टी इंटरवल की काफ़ी सिग्निफिकेंस है। ये मेल्स में लेस देन 0.44 सेकंड्स होना चाहिए और फीमेल्स में लेस देन 0.46 सेकंड्स होना चाहिए। याद रखने के लिए आप इसको 0.45 सेकंड्स भी याद रख सकते हैं कि जब तक 0.45 सेकंड से कम है क्यूटी इंटरवल तब तक वो एक्सेप्टेबल है। अगर इससे बढ़ गया तो हम बोलेंगे क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो गया। तो इसमें कम वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है खास, ज्यादा वाली वैल्यू का, यानी कि इस वैल्यू का मेन सिग्निफिकेंस है कि अपर लिमिट क्या रहेगी। वैसे तो आजकल हर ईसीजी मशीन में ये फीचर होता है कि वो ईसीजी के साथ हार्ट रेट भी कैलकुलेट करके दे, लेकिन अगर पुराने ज़माने की मशीन है आपके हॉस्पिटल में और उसमें हार्ट रेट लिख के नहीं आता, तो आप ईसीजी देख के तुरंत बता सकते हैं कि इस पेशेंट का हार्ट रेट कितना है। और उस मेथड का नाम होता है 6 सेकंड स्ट्रिप मेथड। इस 6 सेकंड स्ट्रिप मेथड में आप 6 सेकंड के अंदर जितने भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको मिलेंगे उसको इंटू 10 कर दीजिए, वो इस ईसीजी का हार्ट रेट होगा। एक बार इसको प्रैक्टिस करके देख लेते हैं इस ईसीजी में कि हम कैसे ये कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके अगर इतना जूम करूं कि आपको एक ये बड़ा बॉक्स दिख जाए बस, और इसके अंदर 5 छोटे बॉक्स हैं। तो हमें पता है एक बड़े बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्स होते हैं, और एक स्मॉल बॉक्स का मतलब होता है 0.04 सेकेंड्स। तो एक बड़े बॉक्स का मतलब हो गया 0.2 सेकेंड्स, यानी कि यहां से लेके यहां तक ये 0.2 सेकेंड्स है। अगर हम ऐसे 5 बॉक्स ले लें तो ये 0.2 सेकेंड्स इंटू 5 यानी कि 1 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि यहां से लेके यहां तक ये टोटल हो गया खाली 1 सेकेंड। अब अगर 6 सेकेंड करना है तो 5 इंटू 6 यानी कि 30 बिग बॉक्सेस हमें काउंट करने पड़ेंगे। अब इस ईसीजी में वापस आते हैं और 6 बड़े बॉक्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 सॉरी 30 बड़े बॉक्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये पहला सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा सेकंड, पांचवा सेकंड और छठा सेकंड। अब देखिए यहां से लेके यहां के बीच में हमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिल गए। तो 8 इंटू 10 यानी कि 80 बीट्स पर मिनट इस ईसीजी का हार्ट रेट है। नॉर्मल हार्ट रेट होता है 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। अगर 60 से कम है किसी का हार्ट रेट तो ये एबनॉर्मल है और इसको बोला जाता है ब्राडिकार्डिया। और इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है एट्रोपिन। एट्रोपिन एक छोटे से एम्प्यूल में आता है जो कि इमरजेंसी ड्रग के साथ रखा रहता है। ये जो एम्प्यूल होता है ये 1 ml का होता है, और कभी भी हार्ट रेट किसी पेशेंट का कम हो गया यानी कि 20 हो गया 30 हो गया तो तुरंत इसको 2 3 4 बार दिया जाता है जब तक पेशेंट का हार्ट रेट बैक टू नॉर्मल ना हो जाए। ये एक इमरजेंसी ड्रग है जो क्रैश कार्ट में आपको हमेशा मिलेगा। हार्ट रेट कम होने के कई रीजन हो सकते हैं। मान लीजिए हार्ट अटैक आया और जो ऐसे नोड है, मतलब जहां से ये हार्ट रेट बन रहा है, उस ऐसे नोड की ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज हो गई तो वो ऐसे नोड काम नहीं करेगा। ऐसे नोड को पेसमेकर ऑफ हार्ट बोला जाता है, नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट होता है वो। उस सिचुएशन में हार्ट रेट कम हो सकता है। कोई पेशेंट है जो हार्ट रेट कम करने की गोली खा रहा है यानी कि बीटा ब्लॉकर्स खा रहा है, और ये हार्ट रेट कम करने की गोली उसने ज़्यादा खा ली गलती से, तो भी हार्ट रेट कम हो सकता है। और भी कई रीजन होते हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट कम होता है। अब अगर किसी का हार्ट रेट ज़्यादा हो गया यानी कि 100 बीट्स पर मिनट से हार्ट रेट ज़्यादा हो गया तो इस सिचुएशन को बोलते हैं टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया का सबसे अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस, कई ड्रग्स होते हैं जिससे टैकीकार्डिया ठीक किया जा सकता है, बट ड्रग ऑफ चॉइस होता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स वो कैटेगरी ऑफ ड्रग है जो हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर दोनों को कंट्रोल करता है। ये बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिसिन है। अब ये जो टैकीकार्डिया है ये होता क्यों है, इसका रीजन क्या है? तो इसके कई रीजन होते हैं। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल टैकीकार्डिया आपको मिलता है अगर आप एंग्जाइटी में हैं, डरे हुए हैं, एग्जाम के पहले टेंशन है, वाइवा के पहले का टेंशन है, या फिर आप बहुत तेज भाग के आए, 5-6 मंजिल सीढ़ी चढ़ के आ गए, या फिर 8-10 चक्कर पाक के लगा के आ गए।
तो उस सिचुएशन में आपको नॉर्मली हार्ट रेट ज़्यादा मिलेगा, वो नॉर्मल होता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करना होता। लेकिन अगर रेस्टिंग स्टेट में किसी का हार्ट रेट 120 चल रहा है तो इस पेशेंट का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ये शॉक यानी कि कम ब्लड प्रेशर की सिचुएशन में मिलता है। फीवर में हार्ट रेट बढ़ जाना बहुत ही कॉमन साइन है, हर पेशेंट का बढ़ता है। और भी कई मेडिकल कंडीशन होते हैं जिसमें हार्ट रेट आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। बीटा ब्लॉकर्स के एग्जाम्पल होते हैं प्रोपेनोलॉल और एटिनोलॉल। और भी कई ड्रग्स होते हैं जो बीटा ब्लॉकर्स में ही आते हैं, ये दोनों सबसे कॉमनली यूज ड्रग्स हैं। अब अगर ईसीजी में आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन मिल जाए, या फिर पहले कुछ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही थी उसके बाद स्ट्रेट लाइन हो जाए, यानी यहां से यहां तक कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है, जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती तो ये स्ट्रेट लाइन जैसी दिखती है, नो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। अब इसको बोला जाता है ए सिस्टली। सिस्टली का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और ए का मतलब एब्सेंट हो गया, तो ए सिस्टली का मतलब हो गया कि कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं है तो मैकेनिकल एक्टिविटी भी नहीं हो सकती, यानी कि हार्ट अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। इसको लोग आम भाषा में कार्डियक अरेस्ट भी बोल देते हैं कि हार्ट काम करना एकाएक बंद कर जाए। और इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है एड्रेनलिन यानी कि एडीआर। 1 mg एड्रेनलिन दिया जाता है पेशेंट को। ये भी एक छोटा एट्रोपिन साइज का जो एम्प्यूल होता है उसमें आता है, इमरजेंसी ड्रग्स में आता है, ये हमेशा क्रैश कार्ट में होता है। और सीपीआर करते वक्त आपको एड्रेनलिन हमेशा इंजेक्टेबल फॉर्म में देना होता है। 1 2 3 4 5 10 15 कितने भी दिए जा सकते हैं एड्रेनलिन, जब तक पेशेंट का हार्ट रेट वापस नहीं आता। अब नॉर्मल ईसीजी के बाद एबनॉर्मल ईसीजी अगर आपने टोटल 10 पढ़ना सीख लिए तो आप 99% बीमारियां ईसीजी की तुरंत पकड़ सकते हैं। इनका मैं आपको पहले नाम बता देता हूं कि ये 10 कौन कौन से एबनॉर्मल ईसीजी हैं जो आपको पता ही होना चाहिए, फिर उसके बाद उसको एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला होता है हार्ट ब्लॉक्स। अब हार्ट ब्लॉक बेसिकली फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री, 3 टाइप के होते हैं। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी बोल देते हैं। तो 3 टाइप के आपको हार्ट ब्लॉक पता होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फिर उसके बाद जो इट्रिया होता है, इट्रिया को मतलब अगर हम हार्ट का डायग्राम याद करें, ये हार्ट का डायग्राम है, तो इट्रिया को कई बार सुप्रा वेंट्रिकुलर भी बोल देते हैं। ये वेंट्रिकल्स हैं, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, इसके ऊपर जो भी है उसको बोलेंगे सुप्रा वेंट्रिकुलर। अब ये वेंट्रिकल से आया, एसए नोड से आया, एवी नोड से आया या कहीं और से आया, इट्रिया से आया, उससे मतलब नहीं है। तो इट्रियल को हम लोग सुप्रा वेंट्रिकुलर भी लिख सकते हैं। सुप्रावेंट्रिकुलर हार्ट ब्लॉक यानी कि इट्रिया से जो सुप्रावेंट्रिकुलर या फिर इट्रिया से जो एबनॉर्मल ईसीजी जनरेट होती है वो होती है इट्रियल फ्लटर, इट्रियल फिब्रिलेशन और पीएसवीटी, जिसका मतलब होता है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद वेंट्रिकुलर एबनॉर्मलिटीज होती हैं ईसीजी में। वेंट्रिकुलर का मतलब जो हार्ट के आरवी या एलवी, इन दोनों में से किसी एक से जनरेट हुई है। तो वेंट्रिकुलर का मतलब हो गया 3 टाइप के, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सबसे पहले पढ़ेंगे प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस, फिर हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। ये अगर हम नंबरिंग फॉलो करें अपनी 10 की, तो पहले 3 हार्ट ब्लॉक्स, फिर चौथा, पांचवा और छठा इट्रिया से एबनॉर्मलिटी, और 7 8 और 9 वेंट्रिकुलर एबनॉर्मलिटीज। लास्ट में एक हम पढ़ेंगे मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी कि एमआई में जो एसटी एलिवेशन, और तुरंत देख के हम बता पाएं कि पेशेंट हार्ट अटैक में आया या नॉर्मल आया है, तो एमआई। अब ये 10 ईसीजी पढ़ के आप कभी भी ईसीजी देखेंगे, 99% बीमारियां आप ईसीजी देख के पकड़ सकते हैं। शुरू करते हैं हार्ट ब्लॉक से। तो हार्ट ब्लॉक 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिग्री में सबसे सिंपल है, जो आप 1 मिनट में याद कर सकते हैं कि ये क्या है, वो है फर्स्ट डिग्री। हमने नॉर्मल ईसीजी में पढ़ा कि पी वेव होती है और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स फिर टी होता है। अब हमने इसकी नॉर्मल वैल्यूज भी पढ़ी थी कि पी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में हम नापते हैं पीआर इंटरवल।
अब ये जो पीआर इंटरवल है ये नॉर्मली होता है 0.12 से लेके 0.20 सेकंड्स का। अगर ये पीआर इंटरवल बढ़ जाए, यानी कि ये पीआर इंटरवल अगर 0.20 से ज्यादा हो जाए, मोर देन 0.20 सेकंड्स, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। अब इसकी थोड़ी सी इसके पीछे की आप फिजियोलॉजी समझ लें। ये एट्रिया, ये वेंट्रिकल। हार्ट की जो हमने नॉर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पढ़ा था वो कुछ ऐसा था कि ये यहां से शुरू करते हैं, ये एस ए नोड है, ये एवी नोड है, उसके बाद बंडल है, बंडल ऑफ हिस। अब अगर इसके आगे भी बंडल ब्रांच और पर्किंजे फाइबर, बंडल की ब्रांच और पर्किंजे फाइबर। अब इसमें आप ये समझिए कि अगर किसी पेशेंट का एसए नोड से एवी नोड और एवी नोड से आगे वेंट्रिकल्स में जो ये बचे हुए सारे कंडक्शन पाथवे हैं, इसमें अगर डिले होना शुरू हो जाए, यानी कि ये जो पी वेव बना, पी वेव बनता है हमेशा एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन या डिपोलराइजेशन से, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है वेंट्रिकल के वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन से। अब अगर एट्रिया और वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज है, यानी कि ये पूरा सिस्टम, ये एट्रिया का यहां से शुरू हुआ और वेंट्रिकल का इसके बाद का है पूरा, तो अगर एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में किसी भी पाथवे में, मतलब एसए नोड के बाद ये जो एट्रिया एसए नोड और एवी नोड के बीच का कंडक्शन है, या फिर एवी नोड के अंदर, या फिर एवी नोड के बाद किसी भी एरिया में, यहां पे अगर कंडक्शन ऑफ सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल की एट्रिया ने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, वेंट्रिकल तुम्हारा काम है कॉन्ट्रैक्ट करना, इसके बीच में अगर डिले हो रहा है, तो ये पीआर इंटरवल, मतलब पी और क्यूआरएस के बीच का जो डीपोलराइजेशन है उसके बीच में अगर डिले है, तो ये जो पीआर इंटरवल है, यानी कि ये डिस्टेंस, ये डिले हो जाएगा, ये 0.2 सेकंड जो कि नॉर्मल होता है उससे ज्यादा मिलेगा, तो उसको बोला जाता है फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक। ये जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पाथवे है ये हम बार बार बनाएंगे और बार बार इसी के बेसिस पे हम जो सारी डिसीजेज हैं कंडक्शन की उस पर डिस्कशन करेंगे। अब फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक का आपको मतलब समझ आ गया कि खाली पीआर इंटरवल बढ़ जाना फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक होता है। ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, इसमें कोई पेशेंट को प्रॉब्लम नहीं होती, ये एक इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, यानी कि वो रूटीन में कभी अपना ईसीजी कराने हॉस्पिटल आएगा और इसको ये पता चल जाएगा कि मेरे को फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक मिल रहा है। एक ही क्राइटेरिया है 0.20 सेकंड से ज्यादा। अब इसका कॉज पढ़ लेते हैं कि इसका ये होता क्यों है, एवी फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के रीजंस क्या क्या होते हैं। अब ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के कॉजेस, अब एवी ब्लॉक बोलें या हार्ट ब्लॉक बोलें एक ही बात है, या फिर एवी हार्ट ब्लॉक बोल दें। अब फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक होता है मेन 3 रीजन से। पहला होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, स्पेशली अगर इंफीरियर वॉल में हुआ हो। इंफीरियर वॉल मतलब हार्ट की टोटल 4 वॉल्स होती हैं, मतलब 4 दीवारें होती हैं, जैसे कि एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, इंफीरियर। इंफीरियर वॉल में अगर, मतलब जो ब्लड वेसल इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, अगर उसमें ब्लॉकेज हो जाए और उस आर्टरी की वजह से हार्ट अटैक आ जाए, तो उसको बोलेंगे इंफीरियर वॉल एमआई। तो पहला होता है एमआई की वजह से। दूसरा ये पोटेशियम, पोटेशियम यानी कि जो हमारी बॉडी में सोडियम पोटेशियम ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, तो ये बढ़ जाए या कम हो जाए, तो हाइपोकैलिमिया यानी कि पोटेशियम कम हो गया, या फिर हाइपरकैलिमिया यानी कि पोटेशियम बढ़ गया, तो पोटेशियम कम होने से या बढ़ जाने से। और तीसरा होता है मेडिसिन इंड्यूस्ड। सबसे कॉमनली ये देखने को मिलता है अगर कोई मेडिसिन, जैसे कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या फिर एम्यूड्रोन, या फिर डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो जाए, तो इन सारी मेडिसिन पे अगर कोई पेशेंट है, और जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होते हैं, एम्यूड्रोन इसके साथ एंटी एरिथमिक भी याद रख सकते हैं,
तो अगर कोई इन मेडिसिन पे है तो उसको फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। तो मेन 3 रीजन होते हैं फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इंफीरियर वॉल का, पोटेशियम की एब्नॉर्मैलिटी चाहे कम हो या ज्यादा हो दोनों में देखने को मिल सकता है, और मेडिसिन की वजह से। अब इसका ट्रीटमेंट तब किया जाता है जब ट्रीटमेंट सिम्टोमैटिक हो, वैसे इसको ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन ट्रीटमेंट करने का बस एक ही क्राइटेरिया है कि अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ जाए किस चीज के, ब्राडिकार्डिया के। इफ सिम्टम्स अकर देन इट इज ट्रीटेड। या तो सिम्टम्स आ जाए या फिर ये जो 0.2 से बड़ा है तो ये 0.26 सेकंड से भी ज्यादा हो जाए, मतलब 0.20 सेकंड से ज्यादा है तो फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक शुरू हो गया, लेकिन 0.26 सेकंड से भी अगर ज्यादा हो जाए तब इसको ट्रीट करेंगे। इसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल होता है। इसके ट्रीटमेंट में दिया जाता है एट्रोपिन। एट्रोपिन हम पढ़ चुके हैं, एट्रोपिन एक इमरजेंसी ड्रग है जो हार्ट रेट बढ़ाने के काम आता है। एड्रेनलिन, एट्रोपिन ये सारे इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं जो क्रैश कार्ट में रखे रहते हैं। कभी भी पेशेंट को अगर एट्रोपिन लगता है तो उसमें डिले नहीं कर सकते। अगर एट्रोपिन का ऑर्डर आया डॉक्टर से कि एट्रोपिन लगाना है तो उसमें डिले अलाउड नहीं है, इसलिए ये इमरजेंसी ड्रग है और क्रैश कार्ट में रखा जाता है। वैसे इसका मेन ट्रीटमेंट एट्रोपिन के अलावा बोलना चाहिए ट्रीटिंग अंडरलाइंग कॉज। अगर फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक किसी मेडिसिन की वजह से आ रहा है तो वो मेडिसिन बंद करेंगे। पोटेशियम कम या ज्यादा की वजह से हो रहा है तो पोटेशियम करेक्ट करेंगे, और अगर एमआई की वजह से हो रहा है तो हार्ट अटैक ठीक कर दो, अपने आप पेशेंट फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक से बाहर आ जाएगा या फिर एवी ब्लॉक रिवर्स हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉज, और अगर इमीडिएटली अंडरलाइंग कॉज ठीक नहीं कर पा रहे हैं तो अगर पेशेंट को सिम्टम आया या 0.26 से ज्यादा हो गया तो उसको एट्रोपिन लगाना पड़ता है ताकि उसका हार्ट रेट नॉर्मल रहे और फर्स्ट डिग्री से ये कन्वर्ट होकर कहीं सेकंड डिग्री में या और किसी कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट ना चला जाए। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको ये एक बार समझा देता हूं कि नॉर्मल ईसीजी और फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक का ईसीजी में डिफरेंस एग्जैक्टली दिखता कैसा है। ये नॉर्मल ईसीजी में पी वेव 2 से 3, 1 2 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर के बराबर होती है। उसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता है और फिर टी वेव आ जाती है। तो पी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। अब इसमें अगर आप पीआर इंटरवल नापना चाहेंगे तो यहां से लेके यहां तक के बीच में जितने आपको स्मॉल स्क्वायर मिल गए वो पीआर इंटरवल है। जैसे हमें यहां पे 1 2 3 और कुछ 3.5, तो रफली 3.5 स्मॉल स्क्वायर हमें दिख रहे हैं। तो इसको चलो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन 4 स्मॉल स्क्वायर मान लेते हैं। तो 0.04 इंटू 4 होता है 0.16 सेकेंड्स। हमें पता है नॉर्मल पीआर इंटरवल होता है 0.12 से लेके 0.20 सेकेंड्स का, तो ये विद इन नॉर्मल रेंज है 0.16, तो ये नॉर्मल ईसीजी है। अच्छा, अब अगर आप ऐसा इमेजिन करें कि ईसीजी में यही 2-3 स्मॉल स्क्वायर का ये आया और उसके बाद जो ये पीआर इंटरवल है ये बढ़ गया और फिर क्यूआरएस आया, तो ये पी वेव है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और ये टी वेव है। अब पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच का जो हम डिस्टेंस नाप रहे हैं, यानी कि ये और ज़्यादा डिले होगा, ये यहाँ पे आएगा। तो अब हम जो ये डिस्टेंस नाप रहे हैं यहाँ से यहाँ के बीच में, इसमें आ गए 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 स्मॉल स्क्वायर। अब 7 स्मॉल स्क्वायर का मतलब होता है 0.04 इंटू 7 जो कि हो गया 0.28। कभी भी अगर 0.20 से ज़्यादा हो जाता है पीआर इंटरवल तो उसको हम फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक बोलते हैं। यहाँ पे 0.28 हो गया, जिसका मतलब हो गया कि ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक का ईसीजी बन गया, और इस पेशेंट को, अगर ऐसा किसी पेशेंट को हमें ईसीजी देखने को मिलेगा तो ये फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक का पेशेंट है। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक के बाद पढ़ेंगे सेकंड डिग्री के बारे में। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक ये 2 टाइप के होते हैं, टाइप 1 एंड टाइप 2। इसको टाइप 1 और टाइप 2 की जगह मोबिट्स टाइप 1 एंड मोबिट्स टाइप 2 कहते हैं। मोबिट्स टाइप 1 को वेंकी बैग भी बोल सकते हैं। अब सुनने में बहुत अजीब लगता है कि यार एक नाम लेके बात करो, लेकिन अब जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया और इस पे काम किया उसके नाम पे ये पड़ जाता है। तो सेकंड टाइप या फिर मोबिट्स टाइप 2 के बारे में बाद में बात करेंगे। सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक, मोबिट्स टाइप 1 या फिर वेंकी बैग टाइप ऑफ एवी ब्लॉक के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। अब ये सीधा ईसीजी से ही पढ़ते हैं। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक में आपने पढ़ा कि ये पी वेव आई, पीआर इंटरवल थोड़ा डिले हुआ और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आ गया। पीआर इंटरवल
1 2 3 4 5 6 7, 5 से ज़्यादा हो गया, 0.12 से 0.20, तो 0.20 का मतलब होता है 5 स्मॉल स्क्वायर और 0.12 का मतलब होता है 3 स्मॉल स्क्वायर। तो 5 स्मॉल स्क्वायर से ज़्यादा हो गया, यानी कि 0.20 सेकंड से ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे 7 स्मॉल स्क्वायर देखने को मिल गए। अब ये जो सेकंड डिग्री टाइप 1 है, ये एक प्रोग्रेसिव फिनोमिना दिखाता है, यानी कि जो पीआर इंटरवल है, पहले आपको मिलेगा 7 स्मॉल स्क्वायर का और अगली बीट में हो सकता है 10 या 12 का मिले, उसके बाद 15 का मिले, और उसके बाद जो होता है वो ये है कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता ही नहीं है। यानी दोबारा बना देते हैं, ये हमने देखा पी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी वेव, फिर पी वेव आएगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इसके काफी देर बाद आएगा और फिर टी वेव, फिर पी वेव आएगी और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और डिले हो गया और फिर टी वेव, फिर एक पी वेव आएगी जिसके बाद क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा ही नहीं, फिर दोबारा पी वेव आएगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। अब आप इसमें यह ध्यान दीजिए कि यहां के और यहां के बीच में 6 स्मॉल स्क्वायर आ गए, इस पी वेव और इस पी वेव के बीच में 5 3 8 और 3 11, 11 स्मॉल स्क्वायर आ गए, इस पी और इस क्यूआरएस के बीच में 5 5 5 15 16 17 18, 18 स्मॉल स्क्वायर आ गए, और इस पी वेव के बाद यहां पे देर इज नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। मतलब पी वेव और क्यूआरएस, पी वेव आती है एट्रियल डिपोलराइजेशन और क्यूआरएस आता है वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन या एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का जो कॉन्ट्रैक्शन है, पहले 6 स्मॉल स्क्वायर के बीच में आ रहा था, यानी कि 0.24 सेकंड के बाद आ रहा था, फिर ये बढ़ के 11 स्मॉल स्क्वायर हो गया, फिर 18, और फिर ये इतना डिले हो गया कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन ही नहीं पाया यहाँ पे और अगली पी वेव आ गई। तो ये एक प्रोग्रेसिव डिले होता है, धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, और ये जो चीज़ है ये रिपीट होती है। ऐसा नहीं है कि इसके बाद पी वेव आ नहीं रही, पी वेव आ रही है, जैसे यहाँ पे हमने बनाया कि ये पी वेव ये यहाँ पे आ रही है, और बस एक बार क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आया। इस टाइप का ईसीजी का जो ये पूरा पैटर्न है ये रिपीट होता रहता है कि ऐसे 3 4 5 कॉम्प्लेक्स आएंगे, जैसे यहाँ पे हमने 1 2 3 और 4 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का पैटर्न देखा ईसीजी बना के। ऐसे कई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का पैटर्न चलता जाएगा और यही रिपीट होता रहेगा, और बीच बीच में हम देखेंगे कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स गायब होता जा रहा है। ये होता है सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक। ये बेसिकली ये सारे जितने भी एवी ब्लॉक हैं, ये अगर हम हार्ट के डायग्राम में वापस आ जाएं कि हमारा अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का कंडक्शन कैसे होता है, यहाँ एवी ब्लॉक है, सॉरी यहाँ ये एसए नोड है, ये वाला एवी नोड है, यहाँ पे बंडल है, फिर बंडल ब्रांच है, और फिर पर्किंजे फाइबर्स है। ये जो डिले होता है ये इस लेवल पे ब्लॉक की वजह से होता है। एवी ब्लॉक का मतलब ही है एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो कंडक्शन का ब्लॉक मिल रहा है। तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा और वेंट्रिकल को जब करना चाहिए तब वो टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पे कहीं कंडक्शन सिस्टम में यानी कि इलेक्ट्रिकल पाथवे में कहीं पे ब्लॉकेज है। अब जैसे फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक के कॉजेज होते हैं, उससे मिलते जुलते ही सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के भी कॉजेज होते हैं, यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, पोटाशियम का इम्बैलेंस। पोटाशियम इम्बैलेंस में ज्यादा पोटाशियम होना यानी कि हाइपर कैलीमिया में ये देखने को मिलता है, हाइपो में ये वाला हार्ट ब्लॉक नहीं देखने को मिलता। और फिर ड्रग्स जैसे कि बीटा ब्लॉकर या फिर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या फिर डिगॉक्सिन की टॉक्सिसिटी, ये तो बिल्कुल वैसे ही हो गए जैसे टाइप 1 के रीजंस हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिफरेंट रीजंस भी हैं जिसमें खाली टाइप 1 ऑफ सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता है। ये होता है एथलीट्स में, एथलीट्स यानी कि जो बहुत लंबा दौड़ते हैं या फिर फिजिकल एक्सरसाइज जिनकी बहुत ज़्यादा होती है। इसका रीज़न होता है जो वेगस नर्व होती है, इसका ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है इनमें, एथलीट्स में, और इस पर्टिकुलर टाइप का हार्ट ब्लॉक देखने को मिलता है। ये मोस्टली बिनाइन होता है, यानी कि ये बढ़ता नहीं है और खतरनाक रूप नहीं लेता। एथलीट्स में ये फिजियोलॉजिकली हो जाता है और ये डेंजरस रूप नहीं लेता। इसके अलावा अगर हार्ट की मसल में इंजरी हुई, इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, तब ये देखने को मिलेगा। मतलब हार्ट की मसल में अगर ब्लड नहीं आ रहा है तो उसे बोलेंगे हार्ट अटैक यानी कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। लेकिन अगर हार्ट की मसल अपने आप ही खराब हो जाए, जैसे कि कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी का मतलब होता है कार्डियो मतलब हार्ट, मायो मतलब मसल, और पैथी का मतलब बीमारी। जैसे पैथोलॉजी हम पढ़ते हैं सब्जेक्ट, ऐसी कार्डियोमायोपैथी मतलब हार्ट की मसल की बीमारी। इसमें कई टाइप की बीमारियां होती हैं जिसमें बेसिकली हार्ट का पंप कमजोर हो जाता है, या फिर हार्ट की मसल में इन्फ्लेमेशन हो गया, मायोकार्डाइटिस, मसल ऑफ हार्ट,
मायोकार्डियम, और आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो मायोकार्डाइटिस। फिर एक फीवर होता है जिसे बोलते हैं एक्यूट रूमेटिक फीवर। इसमें भी हार्ट की मसल्स अफेक्ट होती हैं और इसमें एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। एंडोकार्डाइटिस मतलब जो मायोकार्डियम है उसके अंदर की जो लेयर है हार्ट के मसल की, उसको एंडोकार्डियम कहते हैं। तो उस एंडोकार्डियम में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो इन्फेक्शंस, बीमारियां, इन्फ्लेमेशन और हार्ट की ही मसल की बीमारी अगर हो जाए। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट, स्पेसिफिक कार्डियक सर्जरी एक होती है माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट। माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट मतलब हार्ट का जो ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम है, इसके बीच में जो ये वाल्व होता है इसे बोलते हैं माइट्रल वाल्व। अगर ये वाल्व खराब हो जाए और इसका रिप्लेसमेंट करने की जरूरत पड़े, तो इस पर्टिकुलर सर्जरी के बाद ये बहुत कॉमनली देखा गया है आफ्टर एमवीआर सर्जरी। टाइप 1 और सेकंड डिग्री हार्ट ब्लॉक एमवीआर में बहुत कॉमनली मिलता है। अब ये तो होगा इसके कॉजेस। इसका जो ट्रीटमेंट है, ये पहला तो होता है अंडरलाइन कॉज को हटाया जाए। अंडरलाइन कॉज यानी कि पोटेशियम को ठीक कर दो, एमआई अगर है तो उसको स्टेंट लगाओ या थ्रोम्बोलाइज, जो भी उसका ट्रीटमेंट होता है। अंडरलाइन कॉज को हटाया जाए। अगर इससे बात नहीं बनती है या फिर उसमें टाइम लग रहा है तो इसमें एट्रोपिन यूज करा जाएगा। एट्रोपिन का इंजेक्शन लगा दिया जाएगा जिससे इंप्रूव करता है पेशेंट। और अगर मान लीजिए कॉज ठीक करने में टाइम लग रहा है या फिर कॉज ठीक नहीं हो सकता, एट्रोपिन लगा दिया, उसका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो इस पेशेंट को पेसमेकर के लिए रेडी करना पड़ता है। ये मोस्टली टेम्पररी पेसमेकर लगा देते हैं। टेम्पररी पेसमेकर मतलब जो पेसमेकर है वो अंदर इम्प्लांट नहीं करते, वो बाहर रहता है, अंदर खाली तार चली जाती है जिससे पेसिंग ऑफ हार्ट होती रहती है। अगर पेशेंट का अंडरलाइन कॉज हमने ठीक कर दिया तो टेम्पररी पेसमेकर बाद में हटा दिया जाता है, मतलब हॉस्पिटल में जब तक हो तब तक रहता है, हॉस्पिटल में ही हटा दिया जाता है। अगर इससे भी बात नहीं बनती है टेम्पररी पेसमेकर से, तो परमानेंट पेसमेकर भी लगाना पड़ सकता है। इनिशियली टेम्पररी लगाते हैं और इससे बात नहीं बनती है तो फिर इसको परमानेंट पेसमेकर लगाना पड़ता है, जो हमारे बॉडी के अंदर ही यहाँ पे इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी कि वो छोटा सा पेसमेकर का डब्बी यहाँ लगा दी जाती है। अब टाइप 2 ऑफ सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक, यानी कि मोबिट्स टाइप 2 ऑफ सेकेंड डिग्री एवी ब्लॉक या फिर हार्ट ब्लॉक। टाइप 1 से थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल एक पी वेव आएगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, टी वेव आएगी, फिर पी वेव आएगी, क्यूआरएस बनेगा, टी वेव, फिर दोबारा पी वेव आएगी, क्यूआरएस बनेगा, टी वेव आएगी। अब कई इसमें ऐसा होता है कि पी वेव बनेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा, क्योंकि क्यूआरएस नहीं आया मतलब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ, वेंट्रिकल डिपोलराइजेशन नहीं हुआ, तो वेंट्रिकल का रिपोलराइजेशन भी नहीं होगा, टी वेव भी नहीं आएगी। तो ना क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आएगा ना टी वेव आएगी, और ये पूरा ब्लैंक रहेगा, स्ट्रेट लाइन रहेगी, फिर पी आएगा, क्यूआरएस और टी। यानी कि आप ध्यान दीजिए, पी वेव और क्यूआरएस के बीच में नॉर्मल पीआर इंटरवल है। ये जैसे टाइप 1 में प्रोग्रेसिव रहता है, पीआर इंटरवल बढ़ता रहता है, इसमें ये पीआर इंटरवल बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल जितना होता है उतना ही रहेगा। और बीच में एक जगह ये जो क्यूआरएस इंटरवल है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज एब्सेंट। इसमें जो प्रोग्रेसिव नेचर होता है टाइप 1 में वो नहीं देखने को मिलता। टाइप 1 में मैं आपको दोबारा ईसीजी दिखा देता हूं, पीआर इंटरवल बढ़ते जा रहा था, और ये जो टाइप 2 है, मोबिट्स टाइप 2, इसमें पीआर इंटरवल कांस्टेंट रहता है, पीआर इंटरवल नहीं बढ़ता। इसके भी कॉजेज मोटे मोटे टाइप 1 और टाइप 2 जैसे ही हैं, यानी कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन में देखने को मिलता है, पोटेशियम की एबनॉर्मैलिटीज में या इम्बैलेंस में देखने को मिलता है, और ड्रग्स रिलेटेड भी मिलता है। अब टाइप 1 और टाइप 2 में मेन फर्क पीआर इंटरवल और ईसीजी फाइंडिंग के अलावा, ये पीआर इंटरवल जो ईसीजी फाइंडिंग में मिला, इसके अलावा सिम्टम्स में भी होता है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। टाइप 1 मोबिट्स टाइप 1 में मोस्टली सिम्टम्स नहीं मिलते, अगर सिम्टम्स मिलते हैं तो ट्रीट करना होता है। इसमें सिम्टम्स मिलते हैं जैसे कि डिजीनेस, सिंकपी, मतलब इस पेशेंट को चक्कर आएगा और धुंधलापन रहेगा और उसको लगेगा कि हाँ मेरा हार्ट रेट कम होने की वजह से, ब्राडीकार्डिया की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो मोटा मोटा सेम रहता है कि अंडरलाइन कॉज को
ठीक करना पड़ेगा, जैसे एमआई हुआ या पोटेशियम या जो भी ड्रग्स रिलेटेड है, अंडरलाइन कॉज को ठीक करना पड़ेगा, एट्रोपिन की हेल्प लेते हैं, और अगर इन दोनों से बात नहीं बनती तो फिर पेसमेकर लगाना पड़ता है। फर्स्ट डिग्री एवी ब्लॉक और सेकंड डिग्री एवी ब्लॉक के बाद थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक का नंबर आता है। थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक को कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी कहते हैं। CHB यानी कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक। अब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की फिजियोलॉजी समझना जरूरी है। ये वापस हार्ट के डायग्राम पे आ जाते हैं। ये जो कंडक्शन पाथवे होता है, SA नोड, AV नोड, और उसके बाद बंडल की ब्रांच, पर्किंजे फाइबर। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में इस लेवल पे कंप्लीटली कंडक्शन खत्म हो जाता है। यहां पे ये कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है इस लेवल पे। इस लेवल का मतलब है इसके ऊपर एट्रिया है, इसके नीचे वेंट्रिकल है, यानी कि जो एट्रिया है वो अपनी अलग रिदम चलाएंगे और जो वेंट्रिकल है वो अपनी अलग रिदम चलाएगा। एट्रिया से बनता है पी वेव और वेंट्रिकल से बनता है QRS कॉम्प्लेक्स। तो एट्रिया से पी वेव डिफरेंट रिदम पे बनेगी और वेंट्रिकल से QRS डिफरेंट रिदम पे बनेगा। दोनों का आपस में किसी टाइप से कोई भी कोरिलेशन नहीं रहेगा, बस ग्राफ में दोनों एक जैसे, एक ही ग्राफ में एक ही लाइन पे दिखेंगे। यानी कि अब ये पी वेव अपनी अलग चल रही है जो कि रेगुलर है। पी और दो पी के बीच में अगर आप डिस्टेंस नापेंगे तो ये 3 बड़े बॉक्स यानी कि 15 छोटे बॉक्स जितना रहेगा और सारे सेम रहेंगे। अच्छा, और जो QRS कॉम्प्लेक्स है वो अलग चलेगा। वो QRS P से बिल्कुल भी दूर दूर तक कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। यानी कि आप अब ये देखिए, ये P वेव रेगुलर इंटरवल पे आ रही है, ये सारे डिस्टेंस सेम है, और ये जो QRS है ये भी रेगुलर इंटरवल पे आ रहा है, ये सारे डिस्टेंस भी सेम है। लेकिन ये जो P और QRS है, ये P की वजह से QRS नहीं आ रहा। P वे वाइव एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करा और सेम इलेक्ट्रिकल सिग्नल एट्रिया से वेंट्रिकल में जो जाता है, यहां से यहां जो सिग्नल जाना चाहिए एट्रिया से वेंट्रिकल में, ये एट्रिया से वेंट्रिकल में सिग्नल नहीं जा रहा इस वाले पाथवे को, क्योंकि पूरी तरीके से ये डिसीज की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से खराब हो चुका है। तो इस P वेव की वजह से ये QRS नहीं आ रहा, इस P वेव की वजह से ये QRS नहीं आ रहा, इसकी वजह से ये नहीं आ रहा और इसकी वजह से ये नहीं आ रहा। ये सारे इंडिपेंडेंट, सारे P वेव इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं और सारे QRS कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंटली चल रहे हैं। ये एक मेडिकल इमरजेंसी होती है और इसमें डेथ होने के काफ़ी हाई चांसेस होते हैं कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में। कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं, इनको सिंकपी होगा, डिजीनेस होगा यानी कि चक्कर सा आएगा, और कंफ्यूजन भी होगा, मतलब आंखों के आगे धुंधला दिखेगा, डिजीनेस होगा, चक्कर आएगा, सिंकपी होगा, कंफ्यूजन होगा। इन पेशेंट्स को ब्रेथलेसनेस भी होता है, मतलब इनकी सांस फूलती है। क्यों? क्योंकि हार्ट को जितना काम करना चाहिए उतना हार्ट काम नहीं कर पा रहा, तो लंग्स में पानी भरेगा, और हार्ट क्योंकि काम नहीं कर पा रहा है, इनको कई बार चेस्ट पेन भी होता है, और चेस्ट पेन के बाद डिस्निया यानी कि सांस भी फूलती है। तो ये सारे होते हैं सिम्टम्स ऑफ CHB यानी कि थर्ड डिग्री एवी ब्लॉक या कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, और इसका ट्रीटमेंट होता है पेसमेकर लगाना। अब एट्रोपिन देके अगर हार्ट रेट बढ़ा भी दिया तो वो हार्ट रेट वेंट्रिकल तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि एट्रिया के लेवल पे, इस लेवल पे, ऐसे नोड के लेवल पे एट्रोपिन काम कर जाएगा, तो ये सिग्नल ये तो बढ़ जाएगा, तो P वेव ज्यादा आएंगी। लेकिन QRS कॉम्प्लेक्स जो वेंट्रिकल की वजह से बनता है ये नहीं बनेंगे, और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, ये अगर पंप नहीं करेगा तो बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो बॉडी में ब्लड नहीं पहुंचेगा। तो ऐसी सिचुएशन में पेसमेकर लगाना जरूरी होता है। इमीडिएटली पहले टेम्पररी पेसमेकर लगा देते हैं और फिर OT प्रिपेयर करके और पेशेंट से कंसेंट लेके परमानेंट पेसमेकर लगाते हैं। हार्ट ब्लॉक के बाद अब अगली एबनॉर्मैलिटी हम पढ़ेंगे एट्रिया से रिलेटेड, यानी कि एट्रिया में क्या एरिथमियाज हो सकते हैं। एट्रिया के सबसे कॉमन एरिथमियाज होते हैं एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन। अब एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर की फिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी जो है वो सेम होती है। दोबारा हार्ट के डायग्राम में आ जाते हैं। देखिए, अब नॉर्मली ये होता है SA नोड, यहां पे होता है AV नोड, इनके बीच में कंडक्शन पाथवे, फिर यहां पे बंडल
बंडल की ब्रांच और पर्किंजे फाइबर। ये जो एवी नोड सॉरी एसए नोड है और ये एवी नोड है। अब ये जो एसए नोड से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, ये नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट है। ये जनरेट करता है एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ये पूरे एट्रिया में ट्रैवल करती है और ये एट्रिया को इंस्ट्रक्ट करती है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट करना है इसके बाद। तो इस इंपल्स के रिस्पॉन्स में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, पूरा एट्रिया। अब यहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन दोनों में जो एट्रिया है वो अपने आप बहुत सारे इंपल्स जनरेटिंग फोकस बना लेते हैं। मतलब ऐसे नोड की वो बात नहीं मानते, वो अपनी रिदम खुद बनाने लगते हैं। मतलब ये अपनी रिदम बना रहा है, ये वाला एट्रिया का पोर्शन अपनी रिदम बना रहा है, ये एट्रिया का पोर्शन अपनी रिदम बना रहा है, और ऐसे बहुत सारे एट्रिया के अनगिनत रिदम बनाने के सेंटर्स बन जाते हैं और वो ऐसे नोड की बात नहीं मानते। ऐसे नोड से जो इंपल्स आता है वो फॉलो नहीं करते। अब क्योंकि ऐसे नोड से जब ऐसे नोड काम करता है तो वो ऐसी एक पी वेव बनाता है, और ऐसे नोड का इंपल्स जब ट्रैवल करके यहां पे वेंट्रिकल में पहुंचता है एवी नोड को क्रॉस करके, तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर टी वेव बनती है। ये साइकिल रिपीट होती रहती है। अब यहां पे क्या होगा, जब एट्रिया अपने बना रहा है खुद के, तो एक इंपल्स नहीं बनेगा, ये मल्टीपल इंपल्स बनेंगे। और ये जब नीचे क्रॉस करके जाएंगे तो वो रेगुलरली तो जाएंगे नहीं। ऐसे नोड जो था ये तो रेगुलरली बना रहा था, हो सकता है 80 के रेट पे फिक्स्ड है तो बनाया जा रहा था। ये तो इरेगुलरली कभी भी बना रहे हैं और कभी भी ये भेज देंगे। तो इसका ईसीजी ऐसा दिखेगा कि ये इरेगुलर रहेगा, यानी कि ये जो क्यूआरएस के बीच में आप डिफरेंस देख रहे हैं ये सेम है, लेकिन यहां पे जो क्यूआरएस के बीच में डिफरेंस है ये सेम नहीं है, ये सारे डिफरेंट हैं, ये इरेगुलर है। एट्रियल फ्लटर और फिब्रिलेशन में आपको जो मेन डिफरेंस है अब वो बता देता हूं, और मेन डिफरेंस दोनों में मिलता है ईसीजी में। ईसीजी में एट्रियल फ्लटर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, इसमें बड़े बड़े सॉ टूथ अपीयरेंस जैसे पी वेव रहेंगे। इनको पी वेव नहीं बोल सकते, इनको फ्लटर वेव बोलेंगे, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स रहेगा। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में, फिब्रिलेशन नॉट फ्लटर, ये जो ऐसे इतने आपको बड़े बड़े पी वेव जैसे कॉम्प्लेक्स दिख रहे हैं जिनको फ्लटर वेव बोल देते हैं, फिब्रिलेशन में ये बहुत छोटे होते हैं और आपको दिखेंगे ही नहीं, बस आपको एक इरेगुलर हार्ट रेट दिखेगा। और ये फ्लटर वेव्स, फिब्रिलेशन की जो वेव्स होती हैं, फिब्रिलेटरी वेव्स, ये बहुत छोटी होती हैं, ये आपको हो सकता है दिखे ही ना, और आपको ऐसा लगे कि ईसीजी की जो लाइन है वो प्लेन तो नहीं है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, बस हल्की सी ऊपर नीचे मूव कर रही है, और आपको एक इरेगुलर रिदम देखने को मिल जाएगी। इनको क्योंकि पी वेव नहीं बोल सकते, इनको बोलते हैं फ्लटर वेव। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है यहां पे, ये फ्लटर वेव या फिर सॉ टूथ अपीयरेंस, सॉ टूथ मतलब आरी, जैसे आरी होती है, आरी का शेप कुछ ऐसा होता है, तो यहां से कुछ पकड़ने का बना है, तो ये आरी का जैसा दांत होते हैं, आरी के दांत जैसा ये जो अपीयरेंस है, ये कहां देखने मिलता है, तो ये मिलता है फ्लटर वेव्स में या फिर एट्रियल फ्लटर में देखने में। और इसको बोल देते हैं, फिब्रिलेशन की वेव्स को फिब्रिलेटरी वेव्स। दोनों में एट्रियल फ्लटर हो या फिर फिब्रिलेशन हो, दोनों में पी वेव एब्सेंट होती है। दोनों में पी वेव नहीं मिलेगी, पी वेव एब्सेंट होती है। फ्लटर में मिलती है फ्लटर वेव, फिब्रिलेशन में मिलती है फिब्रिलेटरी वेव। फ्लटर वेव का सॉ टूथ अपीयरेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार हर एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ऐसे नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है, तो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, और ये जो हार्ट रेट होता है मोस्टली ये ज्यादा होता है, मतलब 60 70 80 पे हार्ट रेट नहीं रहता। जब ये शुरू होता है एट्रियल फिब्रिलेशन का प्रॉब्लम, तो हार्ट रेट 200, मतलब 200 से कम 150 170 130 इतना रहता है, इरेगुलर रहता है लेकिन ज्यादा रहता है। तो यहां पे बन जाता है इस रीजन से क्लॉट। मतलब अगर वेंट्रिकल रेगुलरली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड रुकेगा नहीं और क्लॉट नहीं बनेगा।
अब फिब्रिलेशन में एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा, एट्रिया ऐसे इरेगुलरली बस किसी तरह हिल रहा है, और इरेगुलर भी है, मतलब ब्लड अंदर रुकता है, और ब्लड जहां पे भी रुकेगा वहां पे क्लॉट बनेगा। तो ये जो ब्लड का क्लॉट है ये घूम के जाता है मोस्टली ब्रेन में, दूसरे किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, लेकिन अगर ये ब्रेन में चला गया तो ये ब्लड का क्लॉट कर देता है स्ट्रोक। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है एट्रियल फिब्रिलेशन, और फ्लटर में भी ये प्रॉब्लम होता है। तो इसीलिए इसका जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट मोडालिटी में अपार्ट फ्रॉम हार्ट रेट कंट्रोल, यानी कि ट्रीटमेंट इसमें होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होता है कि हार्ट रेट को कंट्रोल किया जाए। अगर हार्ट रेट हमने नॉर्मल कर दिया तो फिर भी थोड़ा बहुत पेशेंट को सिम्टोमैटिक रिलीफ मिलेगा। दूसरा कार्डियोवर्जन, कार्डियोवर्जन यानी कि नॉर्मल लाने के लिए ट्राई करा जाता है। ये मेडिसिन से भी किया जाता है और ये डीसी शॉक से भी किया जाता है। मतलब डीसी शॉक यानी कि जो शॉक देने वाली मशीन होती है डिफिब्रिलेटर, उससे शॉक दिया जाता है, उससे भी कार्डियोवर्जन किया जाता है, और दवाइयां आती हैं उनसे भी कार्डियोवर्जन अटेम्प्ट किया जाता है। हार्ट रेट कंट्रोल और नॉर्मल लाने के अटेम्प्ट के अलावा इन पेशेंट्स को जो ब्लड क्लॉट ना बने उसके लिए एजेंट्स, मेडिसिन दी जाती हैं, मेडिसिन टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट। ये मेडिसिन इसलिए दी जाती हैं कि एएफ की बीमारी की वजह से तो पेशेंट को प्रॉब्लम होगी, लेकिन एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है, या फिर एएफ का कॉम्प्लिकेशन हो सकता है कि ब्लड क्लॉट बन जाए और वो कहीं भी जाके ब्रेन के किसी भी एरिया में स्ट्रोक कर दे, तो वो और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। इन पेशेंट्स का टिपिकल सिम्टम होता है टायर्डनेस, डिजीनेस यानी कि चक्कर आना, टायर्डनेस मतलब थकान महसूस होना, चक्कर सा आना, और पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन का मतलब होता है पेशेंट को एकाएक अपनी छाती में धड़कन महसूस होने लगती है, उसको पता चल जाता है कि मेरा हार्ट रेट बहुत तेज हो गया, और उसको फील होता है अपने हार्ट में, हार्ट जैसे बहुत तेज धड़क रहा है और हार्ट बाहर आने को हो रहा है। पैल्पिटेशन यानी कि अपनी खुद की धड़कन महसूस होना। इसके अलावा इन पेशेंट्स को डिस्निया भी होता है। डिस्निया का मतलब होता है सांस फूलना। ये टायर्डनेस और डिजीनेस इसलिए होती है क्योंकि हार्ट का जो काम है वो प्रॉपरली पूरी तरीके से वो नहीं कर पा रहा है। एट्रिया से जो ब्लड वेंट्रिकल में आ जाना चाहिए, यानी कि ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड नीचे आना चाहिए, ये नहीं आ पा रहा, और जो हार्ट का काम होता है ब्लड को आगे पंप करके पूरी बॉडी में पहुंचाना, ये इस बीमारी के साथ वो नहीं कर पाता। तो ऑक्सीजन में टिश्यू और ब्लड फ्लो की कमी की वजह से पेशेंट को टायर्डनेस लगती है और डिजीनेस होता है। तो टायर्ड, डिजीनेस, धड़कन महसूस होना और सांस फूलना, ये इन पेशेंट्स में सिम्टम्स होते हैं। अब इस एट्रियल फ्लटर और एट्रियल फिब्रिलेशन के अलावा एक और कंडीशन होती है एट्रिया के एरिथमिया की, जो कि बहुत कॉमन है। इसका नाम होता है पीएसवीटी। पीएसवीटी का फुल फॉर्म होता है पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। देखिए, पैरोक्सिस्मल का मतलब हो गया जो चीज परमानेंट नहीं है, कि कभी भी आ रही है और कभी भी जा रही है। तो ये जो टैकीकार्डिया है ये परमानेंट नहीं होता, ये आता है कभी कभार खुद से चला जाता है, मोस्टली खुद से नहीं जाता है, मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है। सुप्रावेंट्रिकुलर का मतलब हो गया हार्ट में जो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल है, इस लेवल के ऊपर जो भी चीज है उसको बोल देते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर। तो पैरोक्सिस्मल, सुप्रावेंट्रिकुलर और टैकीकार्डिया, यानी कि इस कंडीशन में हार्ट रेट हो जाता है 120 से लेकर 230 बीट्स पर मिनट, इसलिए टैकीकार्डिया। तो पीएसवीटी होता क्यों है ये हम समझते हैं वापस हार्ट के डायग्राम से। यहां पे होता है एसए नोड। ये जो एसए नोड है इसमें मोस्टली एक जगह से, यहां से एक सिग्नल बनेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये सिग्नल पूरे हार्ट में ट्रांसमिट होता है एट्रिया में, और ये एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां पे एक री एंट्रेंट पाथवे अगर बन जाए, यानी कि ये सिग्नल वापस यहीं पे चला जाए, तब होती है प्रॉब्लम। अब जब पहले एक सिग्नल ये वाला सिग्नल बनाने का काम कर रहा था, तो ये सिग्नल बना रहा था, थोड़ी देर के लिए रुक रहा था, फिर बना रहा था, रुक रहा था, फिर बना रहा था। लेकिन क्योंकि ये री एंटर कर गया, तो ये सिग्नल जब बनाता है इसके बाद ये रुकता नहीं है, ये री एंटर करके इसको दोबारा इंस्ट्रक्शन मिल जाता है कि यार ये सिग्नल तो घूमता हुआ आ रहा है, तो इसको आगे ट्रांसमिट कर दो। फिर ये फिर घूमता हुआ आ जाएगा सिग्नल इसके पास, तो वो आगे ट्रांसमिट कर देगा। तो इसकी वजह से हार्ट रेट बहुत तेज हो जाता है। लेकिन बीच बीच में ये सिग्नल निकाल भी रहा है, लेकिन ये जो सिग्नल निकाल रहा है ये नॉर्मल गैप दे दे के नहीं निकाल रहा,
ये अगर नॉर्मल 80 पे निकाल रहा था तो अब ये निकाल रहा है 120 और 230 के बीच में। कई बार आपको ये पेशेंट ऐसे हार्ट रेट में मिलेंगे कि आपको पी और टी दिखेगा ही नहीं, बस क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेंगे एक साथ लाइन में। तो इन पेशेंट्स का ईसीजी देखने में भी ऐसा ही होता है कि नॉर्मल ईसीजी होगा लेकिन पी और टी के बीच में आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिखेगा और बीच में एक ईसीजी का वेव आ जाएगा। यानी कि इनका ईसीजी आपको देखने को मिलेगा क्यूआरएस 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 क्यूआरएस। और ये नॉर्मल ब्रॉड कॉम्प्लेक्स नहीं है, नॉर्मल जो क्यूआरएस की नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है, दुबला पतला क्यूआरएस ऐसे ही देखने को मिलेगा बहुत तेज हार्ट रेट के साथ। पीएसवीटी का ट्रीटमेंट बहुत इजी होता है। सबसे पहले पेशेंट को बोला जाता है वाल्सेल्वा मैन्यूवर ट्राई करने का। वाल्सेल्वा मैन्यूवर में पेशेंट सांस अंदर लेता है, फिर सांस छोड़ने के टाइम पे अपनी नाक बंद कर लेता है और बहुत तेज प्रेशर से कोशिश करता है कि नाक से ही हवा बाहर आए। इस प्रोसेस में पेशेंट के कान में भी थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है और 5-10 सेकंड जितना वो कर सकता है उतनी देर ये एयर पुश आउट करता है और फिर फाइनली मुंह के रास्ते से हवा निकाल देता है। इससे हार्ट रेट कम होता है और कई बारी वाल्सेल्वा मैन्यूवर के ही वजह से पेशेंट का हार्ट रेट ठीक हो जाता है और वो पीएसवीटी जो कि 150-200 तक हार्ट रेट चल रहा था, धीरे धीरे पेशेंट का हार्ट रेट 100 से नीचे आ जाता है। अगर इससे बात नहीं बनती है तो इंजेक्शन एडिनोसिन लगाया जाता है। एडिनोसिन इंजेक्शन एक टाइप से हार्ट को रीस्टार्ट कर देता है। जैसे आपका फोन या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर कुछ भी नहीं चल रहा है तो पहली चीज आप करते हो कि उसको रीस्टार्ट कर दो, उसके बाद कुछ और ट्राई करते हो। ऐसे ही एडिनोसिन ऐसे नोड को पूरी तरीके से बंद कर देता है 1-2 सेकंड के लिए और फिर दोबारा रीस्टार्ट कर देता है। अब जब दोबारा रीस्टार्ट होगा तो ये रीएंट्रेंट पाथवे नहीं बनता और नॉर्मल तरीके से एडिनोसिन जैसे ही पुश करते हैं उसके तुरंत बाद नॉर्मल सलाइन पुश कर देते हैं। नॉर्मल सलाइन पुश करने से एडिनोसिन हार्ट तक जल्दी पहुंचता है। अब आप हार्ट रेट देखिए, इस पेशेंट का 175 है। जैसे ही ये हार्ट तक पहुंचेगा, ऐसे नोड तक पहुंचेगा, इसका हार्ट रेट तुरंत कम हो जाएगा और फ्लैट लाइन हो जाएगी। ये फ्लैट लाइन होनी शुरू हो गई, ये फ्लैट लाइन हो गई। हार्ट रेट 175 से यहाँ पे अब 0 हो गया, भले ही मॉनिटर पे ज़्यादा दिखा रहा है। और अब जो नॉर्मल हार्ट रेट आना शुरू हुआ है, ये 28, 30, 40, 62, ये नॉर्मल हार्ट रेट आता है। अगर इससे भी बात नहीं बनी तो किया जाता है कैथेटर एब्लेशन। कैथेटर एब्लेशन में बेसिकली एब्लेशन का मतलब होता है, कैथेटर एब्लेशन का मतलब कि ये रीएंट्रेंट पाथवे जो बन गया इसको यहां से जला दिया जाता है और इस पाथवे को बंद कर दिया जाता है। आरएफ एब्लेशन की नौबत कई बार नहीं आती, मोस्टली नहीं आती और 80-90% केसेस और उससे भी ज्यादा एडिनोसिन से ही ठीक हो जाते हैं। एट्रिया के एरिथमियास पढ़ने के बाद हम लोग आ जाते हैं वेंट्रिकुलर एरिथमियास पे और पहला हम पढ़ेंगे वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। इसको वीपीसी भी बोल देते हैं या फिर इसको कुछ लोग प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन पीवीसी भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। अब इस पर्टिकुलर कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा हार्ट का वेंट्रिकल है वो अपनी रिदम खुद से यहां पे एक बना लेता है। मतलब हार्ट में नॉर्मली ऐसे नोड में रिदम बनेगी, एवी नोड में आएगी और फिर वो पूरे हार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस पोर्शन को, इस पर्टिकुलर पोर्शन को, क्योंकि इसको पर्किंजे फाइबर से होना चाहिए था नॉर्मली और ये पर्किंजे फाइबर से होने स्टिमुलेट होकर कॉन्ट्रैक्ट करने की जगह ये खुद से स्टिमुलेट हो गया और खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर गया। तो इसका जो ईसीजी में कॉम्प्लेक्स आएगा वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो ईसीजी का कॉम्प्लेक्स नॉर्मली पी, क्यूआरएस और टी ऐसा होता है। ये जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ये नॉर्मली नैरो होता है। इस सिचुएशन में ये जो ईसीजी का कॉम्प्लेक्स है, ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा दिखेगा। ये वाइड होगा और बिजार होगा, मतलब ये बहुत ही अटपटा सा दिखेगा और अजीब सा बनेगा। जो नॉर्मल क्यूआर और एस ये कॉम्प्लेक्स बनता है, ये ऐसा नहीं बनेगा। ये कैसे भी शेप का एक वाइड और बिजार कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इस वाइड और बिजार कॉम्प्लेक्स को बोला जाता है वीपीसी। ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसके पहले कोई पी वेव नहीं आई। पी वेव क्यों नहीं आई? क्योंकि ये ऐसे नोड यानी कि एट्रिया से जो वेंट्रिकल के ऊपर से सिग्नल आ रहा था कॉन्ट्रैक्ट करने का, ये उसके रिस्पॉन्स में नहीं कराए। ये खुद से वेंट्रिकल का एक पोर्शन खुद से कॉन्ट्रैक्ट कर गया और खुद से ही उसने अपनी खुद की पल्स बनाने की एबिलिटी डेवलप कर ली। अब जब ये वाइड बिजार वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, वाइड और बिजार एक आता है तो उसको वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन या फिर एक्टोपिक बोल देते हैं कि एक एक्टोपिक देखने को मिल गया, या फिर एक्टोपिक बीट, या फिर
एक वीपीसी देखने को मिल गया। अगर ये रेगुलरली आ रही है, यानी कि एक नॉर्मल क्यूआरएस, पी क्यूआरएसटी, पी क्यूआरएसटी, और यहां पे हमें एक क्यूआरएस मिल गया, वाइड बाजार क्यूआरएस वीपीसी मिल गया, फिर नॉर्मल, फिर ये वाइड क्यूआरएस मिल गया। तो ये हम ईसीजी में पकड़ लेते हैं ये वीपीसीज, और फिर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, और इसका ट्रीटमेंट हमेशा किया जाता है मेडिकेशन से, जिसका नाम होता है एम्योड्रोन। अगर ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, यानी कि एक बीट के बाद आप ऐसा सोच लीजिए कि ये 4-5 एक साथ आ रहे हैं, तो एडमिट करके पेशेंट को इंजेक्टेबल एम्योड्रोन दिया जाता है। अगर ये इतना रेगुलरली नहीं आ रहे हैं और हर 3 या 4 नॉर्मल बीट के बाद एक आध आ जाता है, या फिर हो सकता है कि बहुत देर तक नहीं आया, एक आध घंटे तक, और उसके बाद 10-15 मिनट के लिए रेगुलरली आइए 3-4 बीट छोड़ के, और फिर 2-4 घंटे नहीं आया, तो टैबलेट से काम चला लिया जाता है। मोस्टली इसके साथ ऑक्सीजन थेरेपी भी देनी पड़ती है, ताकि हार्ट की जो मसल्स हैं उनको सफिशिएंट ऑक्सीजनेशन मिले और वो नॉर्मली काम कर पाए। जब भी वेंट्रिकल से एक एबनॉर्मल बीट बनेगी, यानी कि वीपीसी बनेगी, तो उस टाइम पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। यानी कि दोबारा हार्ट का स्ट्रक्चर बना देते हैं। ये जो यहां से वीपीसी बना और वाइड बाजार क्यूआरएस ये जो हमें देखने को मिला, इस टाइम पे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया। ये बीट और ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरे वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता नहीं रखती है। तो ये एक पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन इसकी वजह से पल्स नहीं बनेगी, यानी कि हार्ट बीट नहीं करेगा और हमें अपनी रेडियल आर्टरी में या किसी भी आर्टरी में पल्स फील नहीं होगी। तो जब हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन नहीं है तो पल्स भी नहीं फील होता है। अगर ये वीपीसी का कॉन्ट्रैक्शन का बनना रेगुलरली हो जाए, यानी कि ये नॉर्मल क्यूआरएस चल रहा है और ये रेगुलरली अब ये वेंट्रिकल से ही बना जा रहा है और ये नॉर्मल हो ही नहीं रहा, तो इस पूरे टाइम पीरियड में हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लेकिन ये हार्ट जो नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, स्टैंड स्टिल, बिल्कुल ऐसा बिना कॉन्ट्रैक्ट करे पड़ा रहेगा। ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है। अगर ये अपने आप ठीक हो गया तो पेशेंट बच जाता है। अगर ये अपने आप ठीक नहीं होता है तो पेशेंट को इमीडिएटली सीपीआर देना चाहिए और डीसी शॉक देना चाहिए। डीसी शॉक यानी कि डिफिब्रिलेटर से उसको इलेक्ट्रिकल शॉक देना चाहिए। इस सिचुएशन में, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जब पेशेंट का पेशेंट की रिदम वेंट्रिकल से बन रही है और नॉर्मल एट्रिया से नहीं बन रही है, इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पेशेंट बेहोश हो जाता है, उसको चक्कर आता है और वो कई बार अनकॉन्शियस हो जाता है और एक आध मिनट तक अनकॉन्शियस पड़ा रहता है। इस सिचुएशन को बोला जाता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिर वीटी। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के साथ साथ इससे एक मिलती जुलती सिचुएशन और होती है, जिसको बोला जाता है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में वेंट्रिकल के मल्टीपल एरिया से अपने वेंट्रिकल की तरफ से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन में एट्रिया के अलग अलग एरिया से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही थी, ऐसे ही वेंट्रिकल फिब्रिलेशन में वेंट्रिकल के अलग अलग एरिया से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी। इसका जो ईसीजी होता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है। ये रेगुलर नहीं होता, ये इर्रेगुलर होता है। अलग अलग साइज के ये सारे आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। इन दोनों सिचुएशन में, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो ईसीजी का कॉम्प्लेक्स है वो डिफरेंट होता है और ईसीजी कहां से बन रही है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कहां से आ रही है, वो डिफरेंट होता है। लेकिन दोनों का ट्रीटमेंट सेम होता है। यानी कि अगर एक जगह से, बस एक जगह से वेंट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बननी शुरू हो गई तो वो बनाएगा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जो कि रेगुलर रिदम होती है। और टैकीकार्डिया मतलब 100 से ऊपर हार्ट रेट होता है। मोस्टली इन पेशेंट्स में हार्ट रेट 200 तक पहुंच जाता है, 200 और 250 भी पहुंच जाता है। तो ये रेगुलर एक्टिविटी देखने को मिलेगी अगर एक जगह से, एक वेंट्रिकल के एक जगह से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बन रही है। और अगर मल्टीपल जगहों से बन रही है तो उस सिचुएशन में इर्रेगुलर ईसीजी की रिदम देखने को मिलेगी, जिसको बोलते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट ईसीजी हम पढ़ेंगे एमआई की। एमआई का मतलब होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन। अब आगे बढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं, इंफार्क्शन और इन्फेक्शन में दिखने में खाली एक अक्षर का फर्क है, लेकिन जमीन आसमान का फर्क होता है। एक्चुअली दोनों कंडीशन में होता क्या है, इन्फेक्शन का मतलब होता है संक्रमण होना, इंफार्क्शन का मतलब होता है किसी भी ऑर्गन में ब्लड सप्लाई का खत्म हो जाना। तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन का मतलब हो गया हार्ट की
मसल्स के का ब्लड सप्लाई खत्म होना। अच्छा, अब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कभी भी कोई पेशेंट चेस्ट पेन लेके आएगा तो आप मायोकार्डियल इन्फार्क्शन सस्पेक्ट करोगे या नहीं करोगे, वो डिपेंड करता है क्राइटेरिया पे, जिसको हम बोलते हैं हार्ट क्राइटेरिया। सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री ली जाती है, ईसीजी कराई जाती है, एज देखी जाती है, रिस्क फैक्टर एंड ट्रोपोनिन। हिस्ट्री मतलब पेशेंट बोलेगा छाती में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, धड़कन महसूस हो रही है, चलने पे सांस फूल रही है। ईसीजी हम लोग करवाएंगे, जो आगे भी हम पढ़ेंगे। एज यानी कि 6 साल का बच्चा आया कि छाती में दर्द हो रहा है, और 60 साल का कोई बुजुर्ग आया कि छाती में दर्द हो रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। ज़्यादा चांसेस है 60 साल के जो बुजुर्ग हैं उनको होगा। रिस्क फैक्टर का मतलब होता है पेशेंट को शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई बीमारी पहले से है, किसी के माँ बाप को या भाई बहन को पहले से हार्ट डिसीज़ है डॉक्यूमेंटेड, या फिर किसी का कोलेस्ट्रॉल आता है, या फिर कोई स्मोक करता है। और ट्रोपोनिन का मतलब होता है ब्लड का टेस्ट, ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई नाम का एक ब्लड टेस्ट कराया जाता है, ट्रोप टी या ट्रोप आई। अब ट्रोप टी ट्रोप आई का मतलब समझना जरूरी है, इसके पहले हम लोग ईसीजी पे जाएं। अगर मान लीजिए आपके हाथ में चोट लगी तो जो मसल के अंदर का प्रोटीन है, वो मसल फटने की वजह से ये प्रोटीन बाहर आ जाएगा और पूरे ब्लड में फैल जाएगा, तो ब्लड में पूरा ये प्रोटीन घूमने लगेगा। इस टाइम पे अगर आपने खून का एक सैंपल लेके जांच कर लिया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी, मसल के अंदर का जो प्रोटीन है वो हमें दिख रहा है, मतलब मसल अंदर टूटी हुई है। सेम चीज़ होती है अगर हार्ट की मसल में इंजरी हो जाए, यानी कि हार्ट की मसल में अगर ब्लड सप्लाई जाना बंद हो गया और आपने उसी टाइम पे 1-2 घंटे के अंदर ब्लड सैंपल निकाला और हार्ट की मसल का जो प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है ट्रोपोनिन, इसकी जांच कर ली, तो ये आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। और अगर ये बढ़ा हुआ मिला, इसका मतलब पेशेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि एमआई में है, पेशेंट को एमआई हो गया है। अच्छा, अब ये इसलिए पढ़ाया ईसीजी के बीच में कि जो एमआई होता है वो 2 टाइप का होता है। एमआई में कई चेंजेस मिलते हैं। एक तो होता है एसटी सेगमेंट का एलिवेशन हो जाता है, और कभी कभार एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन भी मिल सकता है। एसटी सेगमेंट के डिप्रेशन की जगह टी वेव का इन्वर्जन भी मिल सकता है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा और टी वेव इन्वर्जन मिल जाएगा। कभी कभार नॉर्मल भी मिल जाती है ईसीजी। तो जब एसटी सेगमेंट का एलिवेशन मिलेगा कभी भी, तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो एमआई है, ये जो हार्ट अटैक है, ये बहुत डेंजरस टाइप का है। और एसटी सेगमेंट का अगर एलिवेशन नहीं है और उसके अलावा और कोई भी चीज़ है, तो हम समझ जाएंगे कि ये एमआई तो है, डेंजरस तो है, लेकिन एलिवेशन जितना डेंजरस नहीं है, कंपैरेटिवली कम डेंजरस है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के ईसीजी फाइंडिंग में जो एमआई होगा उसको बोलते हैं एसटी एलिवेशन एमआई। एमआई मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एसटी का मतलब एसटी सेगमेंट, और एलिवेशन यानी कि ये उठ जाएगा सेगमेंट। ईसीजी कैसा दिखेगा अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और अगर एसटी एलिवेशन नहीं हुआ, उसके अलावा कोई भी और चेंज है, डिप्रेशन है या इन्वर्जन है या फिर नॉर्मल भी है, तो इसको बोलेंगे नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। अब आप पूछेंगे अगर नॉर्मल ईसीजी है तो एमआई कैसे बोल सकते हैं, तो वो बोला जाएगा ट्रोपोनिन के बेसिस पे। अगर ट्रोपोनिन टी या ट्रोपोनिन आई की वैल्यू बढ़ी हुई है, यानी कि ये जांच पॉजिटिव आ गई है, तो उसको एमआई बोलेंगे। लेकिन नॉर्मल ईसीजी के साथ भी एमआई हो सकता है। अब आपने कई बार सुना होगा कि छाती का दर्द लेके पेशेंट गया डॉक्टर के पास ईसीजी कराने, ईसीजी बता दी डॉक्टर ने नॉर्मल है, और फिर अगले दिन दोबारा ईसीजी कराई तो ईसीजी में बहुत सारे चेंजेस थे। तो ये तब होता है जब ईसीजी उस टाइम पे कराई जाए जब बड़ा या भयानक रूप एमआई ने नहीं लिया है, हार्ट अटैक ने नहीं लिया है, और फिर धीरे धीरे वो बढ़ जाएगा अगर प्रॉपर मेडिकेशन ना हो। अब हम सीधा जाते हैं एसटी एलिवेशन एमआई पे। देखिए, नॉर्मल ईसीजी कुछ ऐसा होता है कि ये पी वेव आएगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स टी। अब एसटी एलिवेशन एमआई में क्या होगा, ये पी वेव आई, क्यूआर और एस और टी का जो एस और टी के बीच का जो ये गैप है, यहाँ से यहाँ तक का ये वाला जो पोर्शन है ये बढ़ जाएगा, टी वेव यहीं पे आ जाएगी और ये ऐसा कुछ दिखेगा। यानी कि ये जो एस टी का ये सेगमेंट है ये पूरा आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ये नॉर्मल बेसलाइन से हमेशा इस बेसलाइन पे ही ये सेगमेंट रहता है, एसटी सेगमेंट। लेकिन एमआई के पेशेंट्स में ये बेसलाइन से ऊपर उठ गया ये सेगमेंट, तो इसको इसलिए बोल दिया जाता है एसटी एलिवेशन एमआई। तो यहां पे हम देख रहे हैं एसटी सेगमेंट एलिवेशन। अब नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, नॉन एसटी एलिवेशन एमआई, इसमें क्या होता है, नॉन स्टेमी में ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आया और एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन देखने को मिलेगा और फिर टी वेव आ जाएगी। मतलब ये पी क्यू आर, यहाँ एस है और ये टी है, तो ये जो एसटी सेगमेंट है यहाँ से इतना डिप्रेस हो गया
नीचे चला गया, एसटी डिप्रेशन। कई बार एसटी सेगमेंट बिल्कुल भी चेंज नहीं होता है, खाली क्या मिलेगा आपको, PQRS और टी वेव इन्वर्टेड मिल जाएगी। टी वेव जो कि नॉर्मली अपराइट होती है, अपराइट मतलब ऐसी ऊपर होती है, जैसे कि आप इस नॉर्मल ईसीजी में देख रहे हैं, ये टी वेव इन्वर्टेड हो जाती है। तो एसटी डिप्रेशन या टी वेव का इन्वर्जन दोनों नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में मिल सकते हैं। इसके अलावा नॉन एसटी एलिवेशन एमआई में नॉर्मल ईसीजी भी मिल सकता है। ये तो ईसीजी के चेंजेस की बात हो गई जो कि काफ़ी सिंपल है। ये एसटी एलिवेशन का कोई क्राइटेरिया आपको ऐसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक स्मॉल स्क्वायर यानी कि 1 मिलीमीटर भी एसटी एलिवेशन आपको यहाँ पे मिले, यहाँ पे जैसे 3 मिलीमीटर का दिखाया है, तो ये 3 मिलीमीटर की जगह अगर आपको 1 मिलीमीटर का भी देखने को मिल जाए ये एलिवेशन, तो वो एसटी एलिवेशन कहलाया जाएगा और वो एमआई के क्राइटेरिया में फिट होगा। अब एसटी एलिवेशन और नॉन एसटी एलिवेशन में अंदर कोरोनरी आर्टरी यानी कि हार्ट की ब्लड सप्लाई में क्या प्रॉब्लम होता है वो समझ लीजिए। देखिए, एसटी एलिवेशन में ये मान लीजिए ब्लड वेसल है। अब इसके अंदर मान लीजिए 80% ब्लॉकेज पहले से पड़ा हुआ है। अब इस पेशेंट को किसी भी रीजन से, वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लिया, इमोशनल हो गया, रोने लगा या डिस्ट्रेस में आ गया, पैनिक कर गया, तो इसकी जो ब्लड वेसल है ये कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट इसलिए करती है, जैसे आप पाइप से बगीचे में पानी डाल रहे हैं और पाइप की जो धार है वो आप चाहते हैं पानी की धार दूर तक जाए, तो आप क्या करेंगे, उसका मुंह छोटा कर देंगे, यानी कि जो पाइप है उसका मुंह आप छोटा कर देते हैं उंगली लगा के, तो दूर तक जाता है पानी। ऐसे ही हमारा ब्लड वेसल होता है। अगर बॉडी को ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत है, दौड़ते वक्त मान लीजिए बॉडी को ज़्यादा ब्लड देना है हाथ पैर को, ताकि वो जल्दी जल्दी चल पाए, तो वो ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देती है। तो ये ब्लड वेसल एक्सर्शन की वजह से ये ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट हो जाती है। लेकिन अंदर का ये जो ब्लॉकेज है ये तो कंस्ट्रिक्ट नहीं होता, तो ये ऐसा का ऐसा रहता है। तो इस कारण से ये आर्टरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होने पे, यानी कि ब्लड वेसल अगर पतली हुई है किसी भी रीजन से, तो ये नियर 100% ब्लॉकेज में चली जाती है। और इसकी वजह से जो ईसीजी चेंज होता है वो ये होता है एसटी एलिवेशन एमआई। अब मान लीजिए नॉन स्टेमी में क्या देखने को मिलेगा कि यही ब्लड वेसल है, लेकिन इसमें जो ब्लॉकेज है ये हार्डली 50% है। और इस ब्लड वेसल का अगर वेजो कंस्ट्रिक्शन हुआ, यानी कि ये ब्लड वेसल अगर छोटी हुई, तो ये जो ब्लॉकेज है ये तो नहीं कंस्ट्रक्ट होगा, लेकिन ये ब्लॉकेज 100% ब्लॉक नहीं करेगा। ये ब्लॉकेज हो सकता है खाली 75% ब्लॉक करे। तो क्योंकि ये 75% ब्लॉक करेगा तो थोड़ा बहुत ब्लड जाता जाएगा, हार्ट मसल में इंजरी होगी और इसका ट्रोपोनिन नाम की जो जांच है वो भी पॉजिटिव आ जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, लेकिन इतनी ज़्यादा हार्ट की इंजरी नहीं होगी कि ईसीजी में चेंजेस आने शुरू हो जाए। तो इस पेशेंट का ईसीजी में एलिवेशन नहीं मिलेगा, हो सकता है नॉर्मल मिले। अगर ये लंबे टाइम तक चल गया, काफ़ी देर तक ये वेजो कंस्ट्रिक्शन खिंच गया, तो एसटी डिप्रेशन या टी वेव इन्वर्जन मिल सकता है, लेकिन एसटी एलिवेशन नहीं मिलेगा। तो एसटी एलिवेशन और नॉन एसटी एलिवेशन में अंदर ये फर्क होता है कि एसटी एलिवेशन ज़्यादा खतरनाक इसलिए क्योंकि 100% ब्लॉकेज में मिलता है, और नॉन एसटी एलिवेशन यानी कि एसटी डिप्रेशन या टी वेव इन्वर्जन तब मिलेगा जब 100% से थोड़ा कम होगा ब्लॉकेज, लेकिन हाँ इतना होगा कि पेशेंट को छाती में दर्द हो और हार्ट की मसल में इंजरी शुरू हो जाए। ये 10 टाइप की ईसीजी खत्म। अगर ये वीडियो आपने आखिरी तक देखा है तो आप इस बात पे आप कॉन्फिडेंस रखिए कि 99.9% ईसीजी आप देख के पहचान सकते हैं। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कभी भी आप जाएं तो हर पेशेंट की ईसीजी देखिए, उस ईसीजी पे इंडिपेंडेंटली अपनी फाइंडिंग्स लिख लीजिए, और जब भी सीनियर कंसल्टेंट या कोई कार्डियोलॉजिस्ट आते हैं और उस ईसीजी पे कमेंट करते हैं तो आप अपनी फाइंडिंग्स को उनसे कंफर्म कर लीजिए। ईसीजी जितनी ज़्यादा देखेंगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और जितना उसको अवॉइड करेंगे उतना ज़्यादा उसके लिए डर बढ़ता जाएगा। सी ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं आप अगले वीडियो में।